अभिनंदन एक बार फिर से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल जीआर स्टडी हब पर। आइए अपन अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, अपने प्रतियोगी रण के लिए, अपने प्रतियोगी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए इस जीआर स्टडी हब चैनल के माध्यम से हम पढ़ते हैं हिंदी। मैं हूं आपके साथ रामनिवास बिश्नोई और हम आज पढ़ेंगे हिंदी के अंदर। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मुहावरे, अब हम पढ़ेंगे लोकोक्ति। क्या पढ़ेंगे? लोकोक्ति। अब लोकोक्ति में अपन देखते हैं, लोकोक्ति नाम ही है जैसे लोकोक्ति। अपन देखते हैं सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ठोक दीजिए। इसे बस इसे लाइक कर दीजिए फटाक से, इस पे कमेंट ठोक दीजिए आप, बस ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अब आते हैं अपन लोकोक्ति पर। किस पे आते हैं? लोकोक्ति। तो देखते हैं, ये है हमारी लोकोक्ति। लोकोक्ति में कौन सी संधि? गुण संधि। ओ, लोक धन उक्ति। क्या है? लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है लोक उक्ति। कौन सी युक्ति? लोक उक्ति, लोगों की युक्ति। यानी कि पुराने जमाने में हमने एक शब्द है ना, बड़े रंग उड़ो आओ तो बड़े रंग चले, ए बड़े रंग मेन शब्द है लोकोक्ति। मुहावरे कक्षा मैंने बताया था, वो उनके समकक्ष थे, लेकिन प्योर लोगों का गौड़िया प्योर बड़ेरे आमण कह गयो बे आ लोकोक्ति है। इंग में सब बड़ेरा वाली बातें हाल ही बड़ेरा के गेंदा के नहीं गेंदा बे कितनी बात बताई बा सटी की कितनी अनसटी की वो सब आप आज देगा, ठीक है ना। और बूढ़ियों की बतावड़ी बात तो सटी की वे आ तो मैंने खुद अनुभव किया है। और आप भी जब जीवन में अपने अगले पड़ाव पर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप भी इसे अनुभव करेंगे। तो अपन पढ़ते हैं लोकोक्ति। लोक उक्ति यानी कि लोगों की युक्ति। अब इसमें क्या होता है? लोगों के द्वारा दिया गया एक विशिष्ट वाक्य है, लोगों द्वारा कथित। अब कोई एक आधा नहीं है, ये मतलब पूरे समाज से कहा गया शब्द है। जैसे पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा, ये मतलब प्रत्येक समाज से ये शब्द सामने आ रहा है। काला अक्षर भैंस बराबर, ये सारे शब्द काला अक्षर भैंस बराबर है। और भी जैसे इसमें अपना रख, पराया चक, ये बहुत सारे उदाहरण है। ये शब्द एक किसी विशिष्ट लोग एक ने नहीं कहे, ये सब ने एक समूह ने मिलकर के कहे, समूह ने इस शब्द को तवज्जो दे दी है। तो लोगों द्वारा कथित विशिष्ट वाक्य। कैसा वाक्य? विशिष्ट वाक्य, और वो भी अपनी ही भाषा में। अपनी भाषा बोला तो विशिष्ट वाक्य, वो भी मातृभाषा में। जिसकी जो मातृभाषा थी उसके आधार पर उसने वो शब्द बोल दिया, अपने परिवेश के शब्द उसमें। इसमें कौन से शब्द सम्मिलित होंगे इस वाक्य में? परिवेश, समुदाय से संबंधित, परिवेश या समुदाय से संबंधित, समुदाय से लिए गए शब्द इसमें सम्मिलित होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी लोकोक्ति है। अब लोकोक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अपना रख, पराया चक। अब इन कुछ जो पूर्व भर्तियों में सवाल पूछे गए हैं उनसे संबंधित लोकोक्तियां आपके सामने यहाँ पर सॉल्व कराई जाएगी। उसके अलावा भी आप ज्यादा से ज्यादा लोकोक्तियों को पढ़िए, उनसे जुड़िए। जितना ज्यादा पठन पाठन करोगे, लेखन करोगे, उससे आपको ही फायदा मिलने वाला है और आपकी कक्षा, आपका ज्ञान अर्जन है वो बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे सबसे पहले लिखते हैं अपना रख, पराया चक। अपना रख, पराया चक, इसका मतलब क्या है? दूसरे की चीज को हड़पने की कोशिश। खुदाड़ी तो पड़ी है, दूसरे की भी लेना, दूसरे की चीज हड़पना, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प कर जाना, दूसरों का माल हड़पना। वो भी कैसे? अपना बचाकर, अपना रख पराया चक, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना, अपना रख और पराया चक, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। अपना रख, पराया चक। और जैसे इसमें अपन लेते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर किसके लिए है? जो पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना। कैसा? अनपढ़ होना। भाई डाले मेरे तो कालो आकर भैं बराबर है। मारवाड़ी में कह गए बड़ा मैं तो जब पढ़िया कोई नहीं, मारा तो मो सोरो कालो आकर तो भैं बराबर है। मतलब कि काला अक्षर और एक तरफ भैंस, में तो दोनों ने एक ही माना आ चीज। तो काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है ना। जो नहीं पढ़ता है वो काला अक्षर उसके भैंस बराबर ही हो गया, सीधी सी बात है। अब
इसमें अपन और लेते हैं, जैसे अपना रख पराय तक से संबंधित था, पराई थाली में घी घणो दिए। पराई थाली में घी घणो दिए। अब पराई थाली में घी घणो दिए मतलब क्या हो कि भाई आमने चलो भले ही अपन 100 ग्राम घी अपनी थाली में लेके खा रहे हैं, 100 ग्राम ही सामने वाले की थाली में, लेकिन फिर भी देखना, आप खुद भी अनुभव करना, कभी अपन को लगेगा कि उसकी थाली में थोड़ा घी ज्यादा है। ऐसा नहीं होता, ये हमारी केवल दृष्टि का फर्क होता है। दृष्टि अगर हमारी दृष्टि अपन हीन है या दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं है, उस वक्त तो ये सिचुएशन आएगी। और हमारी दृष्टि सही है, समानता के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, हमारा सोचने का ढंग पॉजिटिव है, सकारात्मक है, विकारात्मक या नकारात्मक नहीं है, उस सिचुएशन में हमें वो समान ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। अब और जैसे इसके उदाहरण लेते हैं, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, इसका मतलब क्या हुआ? अरहर की टट्टी और गुजराती ताला मतलब, अब टट्टी शब्द आप जानते हैं क्या चीज है? वो एक मतलब बुरी चीज है, बेकार की चीज है। तो फालतू की चीज के लिए अत्यधिक खर्चा, यानी कि साधारण वस्तु। कैसी वस्तु? साधारण वस्तु के लिए फालतू खर्चा। बेगताड़ो देवण की जरूरत है ना? अरहर की टट्टी गुजराती ताला, साधारण वस्तु के लिए फालतू खर्चा करना। अकल बड़ी की भैंस। अकल बड़ी की भैंस, ये सवाल तो लगभग कई भर्तियों में पूछा जा चुका है। अकल बड़ी की भैंस। अब अकल बड़ी की भैंस, इसका मतलब क्या है? शारीरिक बल से ज्यादा बुद्धि बल होता है। इसमें आपको एक कहानी बताऊं मैं। एक खरगोश था, ठीक है, एक जंगल में एक शेर था, वो हमेशा जानवरों को खा जाता था। अब जानवरों को खा जाता तो जानवरों ने मीटिंग की कि भाई ये तो ऐसे अगर खाता रहा, एक दिन में 10-10 मारा है, अगर ई कदर चलते रहे तो आमना तो ये तो नामो निशान मिट जी, क्या करा? गया कोई बूढ़े आदमी गड़ा, बूढ़े हाथी गड़ गया, और भी सभी जानवरों ने मीटिंग की। जानवरों ने मीटिंग करके निर्णय लिया कि हम शेर के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि शेर राजा के, हम क्या करेंगे, हम मतलब आपको शिकार करने के लिए इधर उधर आने जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? आप कहीं भी आइए जाइए नहीं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति बारीसर आएगा, प्रत्येक समुदाय से, कभी खरगोश के समुदाय से, तो कभी भैंसे के समुदाय से, तो कभी बकरी के समुदाय से, तो कभी और जानवर हाथी के समुदाय से, सबसे आएंगे। आपके पास एक एक व्यक्ति आएगा, मतलब एक एक जानवर आएगा और आपके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, आप हमें ऐसे मारना छोड़ दीजिए। शेर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक खरगोश था बड़ा चालाक, सबकी बारी आई, 1 2 3 में वो जाए, एक एक उनका गया, वो मर के आ गए। अब खरगोश की बारी थी। अब खरगोश उस दिन क्या किया, खरगोश ने जानबूझ, खरगोश जो ही जा रहा था तो जंगल में उसे क्या दिखाई दिया, एक कुआं दिखाई दिया। अब उसने बुद्धि लगाई, कुएं की वो कहते कुएं की कांठी मत चढ़ियो, मतलब कुएं की जो दीवार थी उसके ऊपर चढ़ अंदर की तरफ देखा तो उसे पानी में खुद की परछाई दिखाई दी। उसने वहां से दिमाग लगाया कि मेरी जब परछाई दिख रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, ये तो मेरी परछाई दिख रही है, तो मैं शेर को भी इस जाल में फंसा लेता हूं। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। शेर के पास थी शारीरिक बल और खरगोश के पास थी बुद्धि बल। तो उसने क्या किया, उसने यही किया कि बस वो गया शेर के पास, थोड़ा लेट गया। शेर ने कहा एक तो इतना छोटा और एक आने में देरी क्यों की? अरे शेर महाराज मैं क्या करूं, एक शेर और मिल गया मुझे, बड़ी मुश्किल से छूट के आया हूं, वो मुझे खा ही जाता। कौन है इस जंगल में तो मेरे अलावा, मैं हूं यहाँ का राजा। तो कि चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो यहाँ पास वाले कुएं में रहता है। वो लेके गया कुएं में। अब कुएं में उसने झाँका तो शेर को शेर की परछाई दिखाई दी। उसने ये नहीं सोचा ये मेरी परछाई है, उसने कहा हाँ शेर तो है। उसने दाढ़ लगाई, अंदर से आवाज प्रतिध्वनि के रूप में बाहर तेजी से आई। उसने कहा कि जब मैंने दाढ़ लगाई तो वह भी सामने से दाढ़ रहा है, मैं इसको मार देता हूं। उस मारने के चक्कर में वो कूदा अंदर और उस शेर का इंतकाल हो गया। गोविंदा नमो नमः। और फिर वो जीवित बच गया। खरगोश वापस गया। सभी वो कह रहे अरे तू वापस क्यों आया? अब तो कहा हुआ था कि भाई अब अगर कोई नहीं जाएगा किसी समुदाय से तो फिर तो वो अपनी मर्जी से अब चाहे जितने लोगों को खाएगा। अरे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है,
उनका तो गोविंदाय नमो नमः कर दिया उसने, पूरी अपनी आप बीती बताई और सब खुशी से रहने लगे। तो उसमें ये कि अकल बड़ी की भैंस, अब खरगोश ने अकल लगाई, भले ही वो छोटा था, शारीरिक शक्ति शेर में ज्यादा थी, उसके बावजूद भी खरगोश है वो जीत गया। अकल बड़ी की भैंस, तो शारीरिक बल से बुद्धि बल है वो श्रेष्ठ होता है। शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ, ठीक है ना। अकल बड़ी की भैंस। इसमें अपन और उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण में देखें, अध जल घगरी सलकत जा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यहाँ भांड का मतलब, भाड़ या भांड का मतलब है बर्तन। एक अकेले चने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर चनों की गठरी हो और वो गठरी मारी जाए तो वो मिट्टी का बर्तन टूट जाता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, बल्कि समूह से सब कुछ पाया जा सकता है। समूह के द्वारा किया जाने वाला कार्य, सामूहिक कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। सामूहिक कार्य है, सामूहिक कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब सामूहिक कार्य है वो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। और भी अपन इसके उदाहरण लेते हैं, इसमें अपन आगे बढ़ते हैं कि लोगों को द्वारा कथित विशिष्ट वाक्य है जो मातृभाषा या समुदाय विशेष परिवेश विशेष के शब्दों से बने हुए वाक्य होता है और उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। वो हमारे किस में आता है, लोकोक्ति में आता है। और अपन ने कुछ लोकोक्तियां यहाँ पर पढ़ी, उस लोकोक्तियों के बारे में भी जाना। अब अपन इसमें आगे लेते हैं, अध जल घगरी सलकत जाए। कैसी घगरी? अध जल घगरी छलकत जाए। अध जल घगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या हुआ? ओछा व्यक्ति अधिक उछल कूद करता है। ओछा व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन फालतू, ऐसे गांव में बहुत सारे होते हैं, बस पास में तो कुछ नहीं है, इन कर लियो पैंट, हर खाक में हाथ दिबुड़ा और साफ डॉन बे, मतलब पूरा बस तू भी है साफ बोड़ा और गले टन गोबा, ये चीज होती है। अधजल घगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान कम है, वो ज्यादा डींगी बस घड़ी खतरनाक आ गई, हूं रात बीत गई और मैं इंडल कर गई और बीते तो फलानो आयो और बस मैं भी न गयो कर तू के कर मेरो नाम लेंदे बन गयो, अरे साहब थे आइया नाम हूं कि गे नहीं सको बस बन गई, तू छोड़ गई काम। फालतू की डींगे हाँकना, ये डींगे हाँकने वाले होते हैं ना, वो इसी अधजल घगरी छलकत जाए। ज्ञान पूरा है ही नहीं, फिर भी उसके बारे में खतरनाक ज्ञान दे रहे हैं। बस बातचीत तो बीती होगी, रियो होगी, नशे हो गए, वैसे ये सारी चीजें। ऐसा व्यक्ति अधिक उछल कूद करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ओछा व्यक्ति या अधम व्यक्ति अधिक उछल कूद करता है, अधिक उछल कूद करता है, ठीक है ना। अधजल घगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति। अजर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए रे भाई सबके दाता राम है। और भी इसके उदाहरण अपन ले, जिसमें अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ, इस मुहावरे का प्रयोग मेरा एक मित्र है मुकेश, काफी ज्यादा उसको उपयोग में लेता है। अपना हाथ जगन्नाथ कहने का मतलब वो ज्यादा मेहनती आदमी, मेहनत भी ज्यादा करता है। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब है स्वयं का परिश्रम, खुद की मेहनत। खुद की मेहनत है वो आपको सफलता दिलाती है। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं का काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उपयुक्त होता है। खुद का काम खुद, खुद का काम खुद करना सर्वोपयुक्त, सबसे उपयुक्त काम वही है। अपना काम खुद करो, खुद कराने का धंधा ये भी है। साहब अगर काम तो आलिशान होना चाहिए, ढंग
दूसरा कोई भी उस काम को करेगा तो अनमने ढंग से करेगा, ठीक है ना। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब खुद का काम खुद करना सर्व उपयुक्त या सर्वथा उपयुक्त। और भी उदाहरण ले तो इसमें से आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर। इसका मतलब क्या है? अनमेल मिश्रण। एक आधा तीतर आधा बटेर, दोनों का कोई मेल नहीं है ना कोई मिश्रण है। रेत पानी मिला दे बाद चीज होगी, रेत में पानी मिक्स नहीं होता और पानी में रेत मिक्स नहीं हो सकती। हाँ, नमक और पानी का मेल है, शक्कर और पानी का मेल है, लेकिन आधा तीतर आधा बटेर मतलब अनमेल मिश्रण। अनमेल मिश्रण, ठीक है ना। और इसमें उदाहरण ले, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, एक अनार 100 बीमार, आम के आम गुठलियों के दाम। सबसे ज्यादा पूछा जाता कई बार, और अपन छोटी कक्षाओं से इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। आम के आम गुठलियों के भी दाम, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब सीधी सी बात है, दोहरा लाभ, एक तरफा नहीं दोहरा। आम तो आम जी में और आम की गुठली बेच गाड़ी जिंदा तो बस वो फायदो ही फायदो है ना। दोहरा लाभ, दोहरा काज जिसे कह सकते हैं अपन। आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ। एक अनार 100 बीमार, एक अनार है और बीमार है 100 जने, बीमारों को क्या अनार खिलाइए, एक अनार 100 बीमार को कैसे बांटी जाए, एक एक दानों करे तो ही कम पड़ जाए। एक अनार 100 बीमार, आपूर्ति कम, एक अनार 100 बीमार, मांग की तुलना में आपूर्ति कम। कैसे? इस बार विद्यालयों के अंदर किताबों की जो आपूर्ति है वो पूर्ण रूप से नहीं हुई, तो किताब एक अनार 100 बीमार की तरह हो गई कि भाई एक किताब, एक स्कूल के अंदर 10 बच्चे और किताब आई उस क्लास के अंदर 4-10 बच्चों को कैसे दे, वो वाली सिचुएशन। एक अनार 100 बीमार यानी कि वस्तु की मांग की तुलना में आपूर्ति कम, ठीक है ना। और इसके उदाहरण, ऊधो का लेना न माधो का देना, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता मतलब खुद काम नहीं करोगे तब तक आपको कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग के बारे में अपन सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन खुद मरेंगे तब पता चलेगा कि अगर स्वर्ग मिलता है, अच्छे क्रम है तो स्वर्ग मिलेगा। कैसा है स्वर्ग वो देखेंगे। खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता यानी कि अपना काम स्वयं के बिना पूर्ण नहीं होता, स्वयं के बिना पूर्ण नहीं होता, ठीक है। खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, अपना काम स्वयं के बिना पूर्ण नहीं होता। एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी। अब चोरी कर ली और सामने मैं चोरी हूं, चोरी कर सकूं हैं? मैं आज तक चोरी को की भी अर्थ की के को दरदार ले जेब बढ़िया तो काट दे बार बस। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी यानी कि गलती करके भी रोक झाड़ना सामने वाले को। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली चीज इसी में आती है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी यानी कि गलती करके रोक झाड़ना, गलती खुद की। गलती करके रोक झाड़ना, ठीक है ना। ये अपने हो गए एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी यानी कि गलती करके रोक झाड़ना। और इसके उदाहरण लेते हैं। पहले एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद और उदाहरण लेते हैं आगे। अधजल घगिरी सलकत जाय, ओसा व्यक्ति अधिक उत्पात।
छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर तो कहीं भाई कहीं कौन हेर माजी चमेली को तेल दे नबी का तो भाव बढ़ी है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका मतलब यह हुआ कि अनुपयुक्त वस्तु है उस पे फालतू का खर्चा। इसे अनमेल मिश्रण के साथ अपन ले सकते हैं। अनुपयुक्त वस्तु पर खर्च, या कहें तो अनमेल मिश्रण। अनमेल मिश्रण, ठीक है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल अनुपयुक्त वस्तु पर खर्च या अनमेल मिश्रण जैसे कहेंगे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इस काम के लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इससे मिलती जुलती एक मारवाड़ी में आई तो गुलड़ी लेर घाटा न भणगी घर की धनियाणी, आई तो चाकी जोड़ नहीं यार भणगी घर की धनियाणी। बात ये भाई आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, मतलब लक्ष्य से भ्रमित। सोरा कही तो पढ़न आया है, पढ़न आया न पढ़ी करे है, लक्ष्य के प्रति है, मतलब लक्ष्य के प्रति जो जुनून के साथ अपने लक्ष्य के और आगे बढ़ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है और उनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होइए। क्यों फालतू, अपना मकसद क्या है? अपन यहाँ पढ़ने के लिए आए, अपने यहाँ पढ़ने के लिए आए तो पढ़ो, सोशल मीडिया से दूर रहो, एक निश्चितता बनाओ। आप अगर फेसबुक व्हाट्सएप देखते हो तो वो बुरी बात नहीं है, सोशल मीडिया पे उनमें जानकारी भी मिलती है, लेकिन जानकारी लेने के लिए तरीका होना चाहिए। अब जानकारी लेने का तरीका कैसे होना चाहिए? व्हाट्सएप, इस सोशल मीडिया जो फोन है आपका, ये आपका एक सखा भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, और आपका शत्रु हो तो बहुत खतरनाक वाला शत्रु हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय का व्यतीत, सबसे ज्यादा समय इसी पे खर्च होता है। किस पे? मोबाइल पे। अगर मोबाइल खोल के बैठ गए, सीधा खोला अंदर, और अंदर खोलते ही क्या व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज गए, व्हाट्सएप पे चले गए। खोला तो था आपने कोई कि भाई मैं देखूंगा इसका करंट अफेयर्स का सवाल देखूंगा, या कोई और सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखूंगा, या कोई क्लास देखूंगा, लेकिन आप क्लास तो भूल गए और बीच में मीठी मुस्काना फुलड़ा बरसावणी रे, मीठी मुस्काना फुलड़ा बरसावणी रे, पगा पायल बाजनी। ये क्या चीज? इनसे दूर रहिए आप। स्टेटसों को एक बार नजरअंदाज कर दीजिए। व्हाट्सएप कोई जरूरी, अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप किसी शिक्षा से संबंधित बना हो तो सिर्फ उसे ही खोलिए। आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रगाढ़ रहिए। बस एक लिमिट के साथ सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए। जरूर दिन में मैं कहता हूं 30-40 मिनट, 1 घंटा दे दीजिए, इससे ज्यादा मत दीजिए। 1 घंटा ऐसे दे दीजिए, 1 घंटा सोशल मीडिया आपका हो गया। उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति मतलब अग्रसर रहिए। और आपके परिवारजन और आपके पिता, आपकी माता, आपकी अर्धांगिनी, आपके बच्चे, आपके भाई आपसे क्या चाहते हैं, उन लक्ष्यों की ओर अग्रसर होइए। मेरा कहने का मतलब ये, इसमें कुछ बच्चे शादीशुदा भी है जो आज तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, आप अपने लक्ष्य से भटकिए मत। आए थे हरिभजन को और ओटने लगे कपास, वो वाली सिचुएशन मत आने दीजिए। अपने लक्ष्य से भटक जाना। अपने लक्ष्य से भटक जाना, ठीक है ना। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। अब एक बात है, ऊंट किस करोड़ बैठता है, अनिश्चित परिणाम है वो एक प्रकार। ऊंट किस करोड़ बैठता है? ऊंट किस करवट बैठता है? जब हम पढ़ते थे तो एक हिंदी में कविता कहानी थी, मतलब राजस्थानी भाषा में वो लिखी गई थी सीधी। उसमें ये लिखा था कि भाई एक सेठ और सेठानी घूमने गया। सेठ गए, मारे सेठानी को ऊंट की सैर करा दो। सेठानी ऊंट रमात बैठी,
घूमी फिरी, मस्त मजा लिया जैसलमेर का दौरा। मजा लेने के बाद में उतरना ली ऊंट गई के सेठा नहीं दिन केटा ऊंट कूर बेवे पूरो ध्यान दीनो कोनी ऊंट दगला बगाऊ झुक्यो के सेठा नहीं थी पहली तो हावचे दुर्वेगी जो धगाऊ झुक्यो हावचे बैठी नवा सेठानी जी की हो कोनी सेठानी जने ऊंट बैठ गयो। सेठानी जी बड़ी ढीली ऊंट लाव बैठो सेठानी जी जय हो मोरा तो नसीब है। क्या हुआ उनको मतलब इस चीज के बारे में पता नहीं था कि ऊंट किस करवट बैठता ऊंट कितनी बार बैठे। गिरने के बाद अरे अरे आप कैसे गिर गए उस ऊंट के मालिक ने कहा अरे मने कहीं पता थारो ऊंट 2 बार बैठे है मतलब मने कहता तेरा ऊंट 2 बार बैठा है या किस करवट बैठे। तो ऊंट किस करवट बैठता है इसका कोई फिक्स निश्चित परिणाम नहीं है अनिश्चित परिणाम। कैसा परिणाम अनिश्चित परिणाम ठीक है ना। अब इसमें और अपन अगर इसके उदाहरण ले गागर में सागर भरना चिराग तले अंधेरा। गागर में सागर गागर में सागर भरना गागर में सागर गागर कहते हैं घड़े को। अब घड़े के अंदर सागर कैसे समाहित होगी मतलब बहुत इसमें शॉर्ट एंड स्वीट एक अपन जैसे इंग्लिश में ये चलता है ना कि भाई हमारा ये टॉपिक बस शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट का मतलब है कि भाई गागर में सागर मतलब कम में ज्यादा छोटी सी बात है उसके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा। गागर में सागर भरना इसका मतलब ये हुआ कि भाई थोड़े में बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर का मतलब हुआ थोड़े में बहुत कुछ प्राप्त करना। थोड़े में बहुत कुछ कहना या प्राप्त करना ठीक है ना। थोड़े में बहुत कुछ कहना मतलब ज्ञान का भंडार गागर में सागर भर दिया कि बहुत सारा है उन्होंने ये बताया वास्तव में गागर में सागर की सिचुएशन लाके खड़ी कर दी उन्होंने मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बात बहुत गहरी बात बहुत मतलब चिंतनीय विचारणीय विमर्श योग्य बात बता दी और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई वो गागर में सागर की सिचुएशन हो गई ठीक है ना। इसमें अगर अपन और उदाहरण ले एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। एक तो बुराई में ही बुराई के ऊपर बुराई मतलब एक बुराई के साथ दूसरी बुराई बुराई के साथ बुराई। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा बुराई के साथ एक और बुराई। कोयले की दलाली में हाथ काला। अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है ठीक है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है और पढ़ा लिखा व्यक्ति इस चीज को जान लेता है मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पढ़ने लिखने वाले के लिए फारसी और चाहे अरबी हो वो उसका आजकल तो दुनिया ट्रांसलेशन के जमाने में आ गई है बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उसके अलावा भी वो भाषा परिवर्तन करके और उसे सीख सकता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। और एक जैसे चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा का मतलब क्या। चिराग दूसरों को रोशन करता है। एक शिक्षक दीपक के समान होता है। जिस प्रकार शिक्षक भी दूसरों को ज्ञान देता है उसी प्रकार दीपक भी दूसरों को प्रकाशित करता है। चिराग तले अंधेरा मतलब दूसरों को उपदेश देना और स्वयं अनजान। चिराग तले अंधेरा का मतलब है दूसरों को उपदेश देना और स्वयं अनजान। दूसरों को उपदेश देना और खुद अनजान। अनजान या अनजान जो भी ठीक है ना। चिराग तले अंधेरा यानी कि खुद अनजान। और कोयले की दलाली में हाथ काला मतलब बुरे का परिणाम बुरा। क्या बुरे का परिणाम बुरा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। शक्तिशाली पर वश में चलने के कारण कमजोर पर क्रोध करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो एक मारवाड़ी भिंगाई भी नहीं मगर किया करे। गंगा गए गंगादास यमुना गए यमुनादास अवसरवादी। गंगा गए गंगादास यमुना गए यमुनादास। काबुल में क्या गधे नहीं होते मतलब मूर्ख व्यक्ति तो सब जगह पाए जाते हैं। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। निलज व्यक्ति में निलज दिन कितो भी की गए दो लेकिन बिंगे फर्क की को पड़े नहीं
और जिसको फर्क पड़ता है उसके लिए एक शब्द भी अगर कह दिया जाए तो वो उसके लिए मतलब एक घाव की तरह चुभ जाता है, और चुभे हुए शब्द के माध्यम से वो अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, नकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब शब्द को हमेशा तौल करके ही कहना चाहिए। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। चोरी का माल मोरी में, चोरी का माल मोरी में कौन? एक ऊंट लावण गयो एक आदमी, ऊंट लावण गयो और गंभीर भाई ऊंट तो मेले में गयो, मेले में कोई आदमी लाई ऊंट बांध गयो, आप कोई बाहर कहीं करना कोई दैनिक क्रिया निवृत्त हो गयो, बण वो ऊंट लियो और ऊंट लेर आई गयो घरे। ऊंट के दाम लायो, आदमी को मोड़ो आयो, पूछ्यो कोनी घर वाले, रातों रात में कोई भाई बीहर को जावी दी, बण वो ऊंट रातों रात ही तो उठाए लियो। हेरिया को पूछ्यो ऊंट के दाम लाया, और वो रात लाया नहीं, क्या वो ऊंट तो लाया पर वो तो रात ही बिक गयो, किता में क्या लायो बिता में। अब लायो किता में मतलब चोरी कर लायो, और चोरी का माल मोरी में, चोरी का माल मोरी मतलब जो हड़प के लाया था वो वापस उसी जैसा जिसका मूल्य था वैसा उसको मिल गया। 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की एक लोहार की कैसे? अब 100 सुनार की एक लोहार की, इसका मतलब ये हुआ कि सोनार लोहार के घरे जान दो गिंदा ची पियो ले आयो, आज तो गए वो तो मस्त बनावड़ो बो ले आयो, एक दिन बढ़ गयो लोहार करे कोई बाल्टी बनावड़ी मस्त बा ले आयो, कोई छेनी को बड़ कोई टुकड़ो बो लिया हथौड़ी ले आयो कोई मस्त बनावड़ी, ये सारी चीज ले आयो। लाने के बाद में एक दिन चलो अब लोहार के तो लाइक काम में, लेकिन फिर भी एक दिन वो फ्री हुई और वो जतरे सोनार के थे। अब सोनार के घरे तो थाने ठाई है छोटी सी अंगूठी ले नवसर हार तेगड़ा धुराधुर तीमड़ियां धुराधुर बीत पड़िया, बण हड़ा देखियो नवसर हार मस्त हासु दिए हो गए थे बीती चीज ले आज ओ एक मुंह दे छो। मतलब 100 सुनार की एक लोहार की कितनी महंगी पड़ी? 100 सुनार की एक लोहार की, इसका मतलब ये होता है कि फालतू हर किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो फिर महंगा परिणाम उसका महंगा निकलता है, दुष्परिणाम निकलता है। वो जितनी भी चीजें लाया होगा उससे कई गुना ज्यादा मोल होगा, लेकिन वो मना भी तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उन्होंने उसके घर से बहुत सारी चीजें लाई थी, वही की तो लो लिए हो घरे 10-15 किला, लेकिन बन तो भले ही वो 10 तोला में ही लियो, लेकिन वो 10-15 किला में भारी रहे हो। तो आज की अपनी लोकोक्ति की कक्षा, ये जो लोकोक्तियां एक बार आप देख लीजिए, और लोकोक्ति की कक्षा को यहाँ समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पूर्व मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो ठोक दीजिए। आप उस लाइक से तो डरिए ही मत, ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोकिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए और इस जीआर स्टडी हब चैनल को अपना प्यार और स्नेह दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। शुक्रिया। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।